नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन। और इस वक्त डेली लाइन पर जो सबसे बड़ी खबर है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है और इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो पूरे देश में होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट निकल करके सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं। 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की सियासत में आखिर चल क्या रहा है, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? क्या आरजेडी के साथ उनका गणित सही तरीके से बैठ नहीं पा रहा है क्या? और इन सब के बावजूद अगर ये सारी चीजें हो गई तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होने वाला है, सब पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हाँ जी, मुझे लगता है कि आज के समय में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यही होगी कि नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे और मुझे लगता है कि 9वीं बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। 8 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से वो महागठबंधन से अपने आप को अलग करेंगे और अपने नेचुरल एलाई, माना जाता है कि बीजेपी ही उनकी नेचुरल एलाई है, क्योंकि एक लंबा वक्त उन्होंने बिताया है बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ। एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो फिर से अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस सरकार से वो इस्तीफा देंगे, नई सरकार का गठन होगा और ये भी माना जा रहा है कि 28 तारीख को नई सरकार शपथ ले सकती है, क्योंकि जेडीयू ने और बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना में मौजूद रहने के लिए कहा है। आज एक तस्वीर सुबह सुबह सामने आई गणतंत्र दिवस के मौके की। तेजस्वी यादव अलग बैठे हुए हैं, अलग काफी डिस्टेंस मेंटेन कर रखे थे। विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो भी उन्हीं के साथ बैठे हुए, जबकि कायदे से देखा जाए अगर राज्यपाल की गैर मौजूदगी है तो वहां पर बैठना चाहिए स्पीकर के, विधानसभा अध्यक्ष को बैठना चाहिए, लेकिन वो तेजस्वी के साथ बैठे नजर आए। नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा दोनों नेताओं में दूरियां देखने को मिली। और उससे पहले की बात कर लें तो लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, हालांकि उनका पॉलिटिक्स के उससे कोई मतलब नहीं है, उनका जो है कल उन्होंने एक्स पर जो अपना पोस्ट किया उसके भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। उसके बाद से ही ये पूरा विवाद शुरू हो गया। हालांकि इसकी पटकथा पहले से चल रही थी, बीते महीने भर से ये दिक्कतें चल रही थी, लेकिन बीच बीच में मुझे लगता है कि शांत कर दिया जा रहा था। पॉलिटिकल क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि इंडिया अलायंस भी बीच में था। लेकिन कल की घटना के बाद मुझे लगता है और जिस तरीके से बीजेपी के शीर्ष कमान ने जेडीयू ने बात की, दोनों के बीच में तालमेल बनाया। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है, सम्राट चौधरी को बुलाया, चौबे को बुलाया। डेवलपमेंट है, इसके बाद ये डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि अब जाकर के स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। ये सोचा गया कि आने वाले वक्त में अगर हम नीतीश कुमार को ले भी लेते हैं, बीजेपी की तरफ से सोचा गया, तो कहां नुकसान होगा, कहां फायदा होगा। फिर मुझे लगता है कि बड़े ब्रॉडर कैनवस में सोचा गया कि लोकसभा का चुनाव है और ठीक 19 वाले पैटर्न पे चलेंगे, जब बिहार में सबसे ज्यादा सीटें जीत करके एनडीए गठबंधन आया था। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को एक बार फिर से लाने की पूरी कोशिश की गई है। बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार की इकाई है वो कह रही थी कि नहीं, अब नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। अगर नीतीश कुमार लिए जाते हैं तो वो क्या शर्तें हो सकती हैं, क्या कुछ बदलाव नजर आएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई 47 विधायकों के साथ में हर बार आप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं निकल करके उसमें यही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस स्तर तक फंसी हुई थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राज्य से कहीं ज्यादा लोकसभा का चुनाव यानी केंद्र का चुनाव बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम लोग बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं कि देश में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अगर कहीं महाराष्ट्र के बाद है या महाराष्ट्र के साथ है तो वो बिहार है, जहां पर एनडीए की सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। तो बीजेपी को ये लगता है कि भाई बिहार में कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल बाद फिर से चुनाव हो सकते हैं, वहां पर फिर से हम तालमेल कर सकते हैं। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। 40 सीटों के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है बिहार, जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा चौथा सबसे बड़ा स्टेट है, जहां पर सबसे ज्यादा सीट है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि केंद्र के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का तालमेल किया गया है। स्टेट के लीडरशिप को इसीलिए कॉन्फिडेंस पे लिया गया, कल बुलाया गया, उनको समझाया गया, क्योंकि आपको चिराग पासवान को भी ध्यान में रखना है, आपको उपेंद्र कुशवाहा को भी ध्यान में रखना है, जितेंद्र आव्हाड जी को भी ध्यान में रखना है, स्टेट के नेताओं को भी ध्यान में रखना है। इन सबसे बातचीत करने के बाद अगर नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनते हैं तो ये आगे की रणनीति है और सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव ध्यान में रखा गया। मैं एक बात नहीं
समझ पा रहा हूँ, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाए, फिर उसके बाद आरजेडी, फिर बीजेपी और फिर आरजेडी और अब फिर बीजेपी। जिग जैग चल रहा है, जिग जैग चला जा रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ बिहार की जो पब्लिक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है बिहार की पॉलिटिक्स में। भले ही अभी घोषित तौर पर उन्होंने पार्टी का ऐलान नहीं किया, लेकिन वो अपनी हर सभा में गांव-गांव जाकर के वो अपनी जन स्वराज पदयात्रा निकाल रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी किसी के साथ। इस तरीके से बिहार को जो मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं पब्लिक को पंचायत स्तर पर, क्या आने वाले चुनाव में, आने वाले वक्त में, जो ये भी कहा जा रहा है कि समय से पहले भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो तीसरे व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि वो भी अपनी पार्टी को विस्तार देने जा रहे हैं। देखिए, अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा जन स्वराज को लेकर के कुछ भी कह पाना। वो अच्छा बोल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आज भी आप समझिए कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स कितनी हावी होती है। ईबीसी कैटेगरी कितनी हावी, 36% आबादी के साथ। नीतीश कुमार ने जो सर्वे कराया, उसके बाद उनकी उस कैटेगरी में, उस क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। उसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि भाई आरजेडी के मुकाबले जेडीयू इस समय कमजोर है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो भी सर्वे कराया है, कास्ट सर्वे कराया, उसके बाद ओबीसीज और ईबीसीज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। तो अभी प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत प्री मेच्योर होगा। उनको थोड़ा और काम करना होगा, उनको कास्ट इक्वेशन को भी ध्यान में रखना होगा। अच्छी बातें करना ही सब कुछ नहीं होता है। बीजेपी को भी यही लगता है कि नीतीश कुमार की ईबीसी और ओबीसी में जो स्वीकार्यता बढ़ी है, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में। एक आखिरी सवाल और करूंगा, क्योंकि इससे इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़ेगा। कांग्रेस पर पड़ेगा, आरजेडी पर पड़ेगा, और न सिर्फ बिहार में पड़ेगा, पूरे नेशनल अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो पूरे इंडिया अलायंस पर पड़ने वाला है। ममता बनर्जी ने पहले मना कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं पंजाब में अकेले चुनाव लड़ूंगा। अभी दिल्ली की तस्वीर साफ नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश और जयंत ने अपनी अपनी सीटें बांट ली। यहाँ पर भी कांग्रेस का अभी कुछ सीन क्लियर नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की मैं नाराजगी की वजह समझना चाह रहा हूं, क्या सिर्फ वो आरजेडी से उनका मामला नहीं सेट बैठ रहा था, या फिर इंडिया अलायंस के भीतर उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात ये समझना होगा कि नीतीश कुमार के लिए ज्यादा कंफर्टेबल कौन है, उनका नेचुरल एलाई कौन है? बीजेपी है, एनडीए है, ना कि आरजेडी। आरजेडी तो वो विकल्प के तौर पर गए थे, आरजेडी से ही तो लड़कर के जेडीयू बनी, नीतीश कुमार खड़े हुए थे, तो नेचुरल एलाई नहीं थी। पिछली बार भी जब अलग हुए तो यही कहे थे, आपको याद होगा, कि मैं मर जाऊंगा, वहां पे नहीं जाऊंगा, आरजेडी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो उस समय भी स्थिति ऐसी हुई थी, और उनको ये भी पता है कि जेडीयू को आरजेडी खा रही है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बैक टू एनडीए ज्यादा। तो बीजेपी भी रही है, तो उनको ये भी पता है, लेकिन बीजेपी में रह करके सम्मानजनक स्थिति के साथ स्टेट की और सेंटर दोनों की पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन वहां पे तो उनकी पार्टी को खत्म करने पे कुछ लोग तो ले हुए थे, उनकी पार्टी के नेता तो ले हुए थे। ठीक बात है, उनको पता है। और दूसरी बात, इंडिया अलायंस अब खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, मान के चलिए, क्योंकि इसके जो कन्वीनर थे, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, वो जा चुके हैं। ममता बनर्जी सबसे बड़ी प्लेयर थी, आम आदमी पार्टी सबसे, यानी इंडिया अलायंस अब कहीं जो 3 बहुत बड़े कांग्रेस के बाद जो बड़े मजबूत पिलर थे वो जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी जा चुकी है, नीतीश कुमार जाने की तैयारी में है। आने वाले 24 घंटे में पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी कि बिहार की मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसी खबरें आ रही हैं। और कांग्रेस जो न्याय यात्रा अभी निकाल रही, कहा यह भी जा रहा था कि न्याय यात्रा की वजह से भी नीतीश कुमार नाराज थे। इससे पहले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस सक्रिय नजर आई और इंडिया अलायंस पर साथ नहीं दिया, उस समय भी नीतीश कुमार का बयान आया। और फिर उसके बाद भारत रत्न जिस दिन दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए उन्होंने जिस तरीके से परिवारवाद पर हमला बोला, कहीं ना कहीं यह माना गया कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर उन्होंने अपरोक्ष तौर पर हमला बोला, जिसका जवाब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से दिया। हालांकि उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। ये वो पहला मौका था जब ये जो कलह थी खुल करके पब्लिकली सबके सामने आ गई, और नतीजा आपके सामने है। नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाले 24 घंटों में यह तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।